गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपने प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे T20 यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, T20 मैच खेल रहे थे। ठीक है, इसमें कुछ जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग कर चुके थे, लगभग 6 क्वेश्चंस, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके आगे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? क्या चीज़? अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का हमको निगमन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चालक तार ले लेते हैं। ये क्या है? एक चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? अगर हम इसको किसी इस चालक को ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ठीक है, तो होगा क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और वो किधर जाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कहाँ भागते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है उनके ऊपर, है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा होने की वजह से ये सीधा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इंड्यूस्ड हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड या फिर ई इंटरनल। ठीक है, वो क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर। किससे? प्लस से माइनस की ओर जाएगा, और कितना होगा? लगभग ई एक्सटर्नल के बराबर। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जम गए हैं या फिर यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि अभी भी मूव कर रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? अभी भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो क्यों मूव कर रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है टेम्परेचर, तापांतर, है ना। तापांतर बोल सकते हो, या ऊष्मीय प्रभाव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऊष्मीय प्रभाव। अब ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर कुछ होगा, भीतर का टेम्परेचर कुछ और होगा, है ना। ये T1 हो गया, T2 होगा, और इस टेम्परेचर परिवर्तन के कारण, है ना, इस डेल्टा टी के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में कुछ एनर्जी आएगी। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी? कुछ एनर्जी होगी, और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? क्या करेंगे? गति करेंगे, जिगजैग मोशन। बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसका मतलब इस पोजीशन में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। किसकी वजह से? ऊष्मीय प्रभाव की वजह से। किसकी वजह से? ऊष्मीय प्रभाव की वजह से। तब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो हमें करंट लगना चाहिए। कोई भी हम अगर लोहा छुएं या फिर एल्यूमिनियम छुएं, कोई भी कंडक्टर छुएं, तो हमें क्या लगना चाहिए? करंट। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसमें जो एवरेज, औसत जो ऊष्मीय वेग है वो ज़ीरो होता है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन U1 से इधर जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से ही,
ut से जा रहा है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। या फिर कह सकते हो कि ऊष्मीय वेग जीरो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u3 डॉट डॉट un अपॉन में कितना n, ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एवरेज जो इसका वेग है वो क्या है, ज़ीरो है, जिससे हमें पता चल रहा है कि अगर वेग ज़ीरो होगा तो क्या होगा, हमें करंट नहीं लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स रुका हुआ। या फिर सकते हो कि एक के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन की दिशा दूसरे के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, करंट क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अच्छा ये होगा कहना कि जो कि क्या है, जो औसत ऊष्मीय वेग है वो ज़ीरो है, इसलिए हमें करंट नहीं लगता है अगर किसी भी हम लोग कंडक्टर को छुएंगे। क्लियर है। चलिए, तो हमको एक पता चल गया ऊष्मीय वेग, जो औसत ऊष्मीय वेग है वो क्या होता है, ज़ीरो। इसको मैंने क्यों बताया, उसका रीज़न है क्योंकि अभी इसका यूज़ जो हम लोग अभी निगमन करेंगे, ओम के नियम का निगमन करेंगे, वहाँ पर इसका यूज़ है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऊष्मीय वेग के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, अब मान लिया हम लोगों ने यहाँ पर, अब ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये अगेन क्या है, एक चालक तार है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, तो इसका एरिया कितना है, A है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको किसी बाह्य स्रोत से मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो बाह्य स्रोत से जोड़ने के कारण ये प्लस, ये क्या, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्यों, कि भाई इस प्लस जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ही रहा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब सेम टू कॉपी, जैसे अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बार यहाँ पहुँचेगा तो, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं। क्यों, इसके पास रास्ता है कहाँ पहुँचने के लिए, पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुँचने के लिए इसके पास रास्ता है, तो वो वहाँ पर रुकेगा नहीं और पॉजिटिव टर्मिनल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। तो जो यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही थी वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं होगी। ठीक है, तो जब ये इंड्यूस नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे नहीं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब तो जीरो होगी नहीं, अब यही जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अंदर पहुँच जाएगी। मतलब कि जो अंदर फोर्स लग रहा होगा किसके कारण लग रहा होगा, ई एक्सटर्नल के कारण लग रहा होगा। किस पर, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा होगा इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण। ठीक है, किस पे, इलेक्ट्रॉन पर। इतना समझ में आ गया, इतना कुछ पूछना है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें इस पर, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि चालक तार में उपस्थित बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर। कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू कितना, ई के बराबर है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर किसी पे बल लग रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m, यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा F, वैल्यू पुट करो E, यहाँ पे ऐसा करते हैं बिकॉज E इज इक्वल टू V बाई एल।
अगर इसका जो पोटेंशियल V है, पोटेंशियल कितना है V है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा V/L के होगा। तो यहाँ F E के स्थान पे आप रख दीजिए V/L, क्या हो जाएगा V/L। तो यहाँ फोर्स रखिए तो V/L अपॉन M, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा EV/LM या फिर ML, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, जो इलेक्ट्रॉन है एक त्वरित गति से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ना कि एक त्वरित गति से वो मूव करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो यहाँ पर तो त्वरण है, तो वो त्वरित गति से मूव करना चाहिए। तो यहाँ पर बात आ गई अनुगमन वेग की, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है, गति कर रहा है। लेकिन एक बिल्कुल सीधी रेखा में गति नहीं कर रहा है, ये एक जिगजैग मोशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। जिगजैग मतलब जिगजैग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा भाई, ये यहाँ से हटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डेवलप होगा, नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन के अपना स्थान छोड़ने से वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो ये इसको यहाँ से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है। तो ये जाकर यहाँ पर टकराएगा। टकराने से क्या होगा, जो इस एक्सेलरेशन की वजह से, इसकी जो वेलोसिटी बढ़ी, वो टकराने से क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर अगेन बढ़ी, फिर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसने उसकी वेलोसिटी क्या कर दी, अगेन क्या कर दी, फिर जीरो कर दी। तो क्या हो क्या रहा है, इसकी वेलोसिटी बार बार इंक्रीज हो रही है और बार बार क्या हो रही है, जीरो हो रही है, बार बार बढ़ रही है और बार बार जीरो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पहले वेलोसिटी है कितनी है, u1 है ना, कितनी है u2, कौन सी, ऊष्मीय। भाई इनके ऐसा तो है कि वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल इनकी वेलोसिटी थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऊष्मीय वेग बोल रहे थे, ठीक है। तो ऊष्मीय वेग था, और अगर इनके बीच टक्करों को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। उसको हम लोग किसी ने बोलते टाउ1 से। तो इसकी जो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, किसके कारण बढ़ जाएगी, v इक्वल टू जाएगा u1 प्लस 8 टाउ1, ठीक है। तो ये वेलोसिटी बढ़ी किसकी वजह से, a की वजह से, लेकिन टक्कर की वजह से ये वेलोसिटी अगेन क्या हो गई, जीरो हो गई। वेलोसिटी क्या होगी, अगेन जीरो हो गई। अब जीरो हो गई फिर बढ़ेगी, तो ऐसे ऐसे करते हुए तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हल्का सा आगे की ओर बढ़ेगी, ऐसे टकराएगी और आगे बढ़ेगी, ऐसे टकराएगी फिर आगे बढ़ी। तो ये क्या है, खिसक रहा है धीरे धीरे, क्या हो रहा है, चिल कर रहा है ना, जस्ट चिल। इतना टकरा के और जस्ट चिल, है ना। कौन सा खाना तो याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये टकरा के आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जिस वेलोसिटी से आगे की ओर खिसक रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, उसी वेलोसिटी को जिसकी वजह टकरा के ऐसे गया, ऐसे गया, ड्रिफ्ट किया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऊपर है यही बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में हटा दो इसको, चलिए। और दो टक्करों के बीच की टाइमिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत काल बोलते हैं, या फिर हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्यों, मतलब रिलैक्स किया, अभी उतनी देर में उससे कोई टक्कर नहीं हुई, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, की भाई रिलैक्स करो, अभी टक्कर नहीं है, वहाँ टक्कर होगा जाके, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह वेग जो, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का वह वेग जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत
अंतर्गत टक्करों के पश्चात धन सिरे की ओर चलता है, अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, आप ये डेफिनेशन अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग बुक से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि चालक तार में उपस्थित, अभी हो गया अनुगमन वेग के बारे में बता दिया जो इसने पूछा कि आप क्या समझते हैं। तो ये थ्योरी आप लोग रट सकते हैं, चाहे तो आप लोग जो भी आपके पास कंटेंट हो उससे। ठीक है, जो मुझे समझ में आया मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या मान ले रहा हूँ कि यदि चालक तार की लंबाई L हो, यदि कुछ तो यहाँ मान लिया मैंने, नहीं माना मैंने, यहाँ पे माना था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं कि माना L लंबाई का एक चालक तार है। ठीक है, जिसे बाह्य स्रोत द्वारा V विभवांतर दिया गया है, ठीक है, इसको क्या दिया हम लोगों ने, विभवांतर दे दिया गया। अब विभवांतर देने से हो गया क्या, ठीक है, अब उससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनुगमन वेग से आ गया है। ठीक है, दिया गया है, जिससे चालक तार में धारा I प्रवाहित होती है। वाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडियो। ठीक है, हमने मान लिया कि L लंबाई चालक तार है जिसे बाह्य स्रोत विभवांतर दिया गया है, जिससे चालक तार क्या हो गया, जिसमें चालक तार में है ना, चालक तार में धारा I प्रवाहित होती है। वह मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या मान लिया हम लोगों ने, VD है। तो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को एक रिलेशन है I = NEA VD। I = क्या है, NEA VD। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं करेंगे कि ये डेरिवेशन आपके लंबा हो जाएगा, आपको बोर्ड में लिखना है, ये भी बोर्ड में लिखना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए इतना बहुत है, इसको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको डेराइव करने में आपका अच्छा खासा टाइम ले लेगा और अच्छा खासा ले लेगा, है ना। तो उसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, हम सीधे यहाँ पे मान लेंगे, अनुगमन वेग के बारे में मान लेंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और मान लेंगे यहाँ पर कि प्रति एकांक आयतन में, है ना, प्रति एकांक आयतन में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितना है, n है। तो I = माना, या फिर यदि कर लिए ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ हम लोग मानेंगे और I = NEA VD कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये भी मान लीजिए, A के बारे में मान लीजिए, तार की लंबाई L लंबाई तार का एक चालक तार है, वह उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A है। क्या है, वह अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, A है। वह अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। ठीक है, इतना समझ में नहीं है इसमें, अगर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन चीज़ क्या होता है, फिगर होता है और डेरिवेशन होता है। माना साना में उतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली डेरिवेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, A = EV/L/m निकाल लिया। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किससे, ए वेग से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये तो पता है कि इनका प्रारंभिक जो वेलोसिटी है वो क्या है, उसमें वेग के बराबर है, जो कि u1 u2 u3 है। ठीक है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर हम लोग आगे यहाँ पे करेंगे कि
माना किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 व शांतिकाल कितना है, τ1 है। तो τ1 समय पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, v1 = u1 + a τ1। इसी प्रकार अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्या होंगे, v2 = u1 + a τ2, v3 = u2 + a τ3 u3, है ना। इसी प्रकार बहुत ढेर सारे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप vn भी कर सकते हो, vn = un + a τn, ये हो गया। अब ये हो गया। अगर हम बात करें अनुगमन वेग की, तो अनुगमन वेग क्या होता है, इन्हीं वेगों का क्या होता है, औसत होता है। तो अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग यानी vd = हो जाएगा v1 + v2 + v3 डॉट vn कितना n। तो vd = हो जाएगा, v1 का मान रखिए u1 + a τ1 + u2 + a τ2, ठीक है, डॉट अपॉन में कितना n। तो vd = कितना हो जाएगा, u1 सारे एक साथ ले लो, u1 + u2 डॉट un, और बटे में क्या कर लो, n कर लो। यहाँ पे से करिए, a कॉमन ले लो भाई, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, हर जगह a होगा तो a कॉमन ले लो, τ1 τ2 τ1 अपॉन कितना n, ठीक है। आपको ये तो पता है कि ऊष्मीय वेग है, औसत ऊष्मीय वेग है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। तो vd = कितना हो जाएगा, vd = हो जाएगा 0 + a τ1 τ2 τn अपॉन कितना n। इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये क्या है, टाउ के बराबर है। तो vd = a τ। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेट मी चेक, वीडियो चल रहा है, पॉज तो नहीं है, मेरे साथ तो यही घटना घटती रहती है पॉज होने की तो vd = कितना हो जाएगा, a τ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ a वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a। तो vd = हो जाएगा a कितना है, ev/lm × τ, ठीक है ना, समीकरण की बात नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए कि a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हो गया। अब हम बात करें जो पहला रिलेशन है, ठीक है, पहला रिलेशन क्या है, I = NEA/VD, चालक तार में धारा, I = कितना है, NEA/VD। अब इस VD का मान यहाँ पर रख दो, तो I = हो जाएगा NEA/VD, VD का मान रखो EV/LM × कितना τ, LM × τ, ठीक है। इसको ढंग से लिख लीजिए, I = NE²A और τ/LM × कितना, हाँ τ/LM और × V में क्लियर है। कुछ पूछना है इसमें कुछ पूछना है। आप ऐसा करते हैं, इसको ऊपर जाते हैं, तो V = हो जाएगा ml/NE²A τ इंटू में कितना I। अगर हम इसकी बात करें ml/NE²A τ, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, V =
आई हो गया और इसको क्या मान लिया मैंने कांस्टेंट आर, तो वही जाएगा तुम्हारा वी इक्वल टू आई इंटू आर। और यही क्या है, यही ओम का नियम है, लास्ट में लिख देंगे यही ओम का नियम। यहाँ दिखा देंगे कि इसको एम एल ऐसे दिखा दिएगा, एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू नियतांक यानी आर। तो आर रख देगा तो यही ओम का क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट है। इसी में आप दो भी कर सकते हो, इसमें कह सकता है, कभी कभी पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में संबंध पूछ लेता है कभी कभी, है ना। ये वी में भी संबंध पूछ लेता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में, तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हो, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में। आगे हम लोग ओम का नियम कर सकते हैं। तो इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज पढ़ाने में ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि इसको बारी बारी वन हेडिंग बाई वन हेडिंग, लेकिन क्वेश्चन को आने में उतना नहीं अच्छा होता है। फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 26 मिनट हो गया, पक्का कंफर्म, लॉक कर दे। चलिए हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर या फिर व्हीट स्टोन से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ खींचिए, का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियमों से सेतु के संतुलन प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए प्राप्त करते हैं। अगर व्हीट स्टोन सेतु की परिपथ की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, 4 प्रतिरोध लेते हैं। तो 4 प्रतिरोध ले लीजिए, एक मैंने ये लिया और उसको समांतर चतुर्भुज में इस प्रकार संयोजित करते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। इसको P कर लीजिए, इसको Q कर लीजिए, इसको R कर लीजिए, इसको S कर लीजिए, P Q R S। इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण में किसी प्रकार का करंट फ्लो ना हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या कर दिया, जोड़ दिया, जहाँ से करंट आई यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। करंट आई यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु बोलते हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु में इसमें जो करंट है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसको आप यहाँ पे प्रतिरोध लगा दीजिए, गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, है ना, यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, आमीटर लगा सकते हैं, जो हमको धारा बताए। अब यहाँ पे क्यों नहीं बह रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम हो। ऐसा एडजस्टमेंट किया, ऐसा समायोजन किया गया है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, समान है।
तो अगर इसका पोटेंशियल ये पोटेंशियल समान है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, ये तो हमने फिगर तो बना दिया, परिपथ खींची तो मैंने बना दिया। ठीक है, तब क्या किरचॉफ के नियमों से हेतु के संतुलन के प्रतिबंध की व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए, तो धारा I इधर जा रहा है, इधर जाएगा कितना I1, और इसमें कितना जाएगा I2, इसमें कितना जा रहा है I1, इसमें कितना जा रहा है I2। अब I1 से जा रहा है तो इधर कितना जाएगा I1, और ये जा रहा है I2 तो इधर भी कितना जाएगा I2 जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। तो चलिए हम लोग इसमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, ठीक है। अब किरचॉफ का नियम आपको पता ही है, हम लोग दो लूप है, एक लूप ये है, एक इसमें घूम जाइए, एक इसमें घूम जाइए, दो लूप है तो दोनों लूप में आप घूमिए। ठीक है, तो लूप या बंद पाश, बंद पाश क्या चीज़, ए बी डी और ए में, ए बी डी और ए में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऐसे, तो माइनस I1P, आपको पता ही होगा ये सब चीज़ें, है ना। I1P यहाँ ये इधर विपरीत में है तो प्लस I2R इज इक्वल टू कितना 0। इसको आप लोग चाहो तो सही कर लो, तो इसको इधर भेज दो, तो I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब इस लूप में घूमिए तो बंद पाश बी बी सी डी बी में, बी सी डी बी में स्टार्ट करिए यहाँ से। तो माइनस यहाँ पे है ना, माइनस इसमें धारा कितनी बड़ी I1, तो माइनस Q I1 यहाँ पर है तो प्लस S I2 इज इक्वल टू कितना 0, उधर भेज दीजिए तो Q I1 इज इक्वल टू S I2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत है? ये किरचॉफ का क्या है, बंद पास का नियम है, द्वितीय नियम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S, I2 गया, I1 गया, तो यहाँ से कितना आ गया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही क्या है, कंडीशन है किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। ठीक है, तो ये हमने प्रतिबंध क्या कर लिया, व्यंजक प्राप्त किया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन, अगर S है तो वो क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। यही क्या है, व्हीटस्टोन, यही क्या है, प्रतिबंध है। तो हम लिख देंगे यही व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है। नोट कर लें इसको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो परिपथ बना दिया, परिपथ बनाने के बाद मैंने इसको प्रूफ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हटा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र की, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के व्यंजक। ठीक है, हमें समांतर प्लेट संधारित्र, तो यहाँ पे एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लो, दो समांतर प्लेटें ले लो। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, इसको सोर्स से जोड़ दिया, इसको प्लस Q चार्ज दे देंगे तो प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस Q चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बाकी कहानी बहुत है, यहाँ प्लस
अर्थिंग क्या, ये क्या, वो क्या, इतना बहुत है, ठीक है, क्लियर है। और जो इसका एरिया है, इस प्लेट का एरिया है, वो क्या है आपका, वो क्या है, कैपिटल ए है। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना 2 प्लेटें हैं, माना 2 प्लेटें हैं जिसका एरिया क्या है, ए है, और उसे हम लोगों ने क्या किया गया है, सेपरेट किया है स्मॉल डी दूरी पर। कितने पे सेपरेट किया गया है, स्मॉल डी डिस्टेंस पर। इन दोनों को हम लोग क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत है तो माना सना आप लोग लिख लोगे, पक्का कंफर्म लॉक कर दे। तो माना आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, माना 2 प्लेटें हैं, माना 2 संधारित प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। वह प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, ठीक है। लिख दो क्या, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। वह पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग बात करते हैं इसके बीच में, भैया प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इस प्लेटों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए, हमको निकालना क्या है, सी सिद्धांत। तो सी स्क्वायर कितना, क्यू अपॉन वी होता है। तो क्यू तो पता है, वी हम निकाल लेंगे, ठीक है। और चलिए अगर इन प्लेटों का आवेश पे सिग्मा हो तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालो पहले। इसी कारण पहली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेटों के बीच पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 इसको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरी प्लेट के कारण E2 इसको कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा प्लेटों के कारण अब यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू, चूँकि क्या है, चूँकि E1 व E2 भाई ये प्लस है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, और इसकी इधर होगी, इधर ही होगी। माइनस है तो माइनस के कारण इधर, और प्लस के कारण भी इधर होता है ना। आप लोगों प्लस के कारण क्या होता है, अवे, और माइनस के कारण क्या होता है, टूवर्ड्स टू द चार्ज होता है, ठीक है, क्लियर है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 कितना है तुम्हारा, E1 जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 क्या हो गया, कट गया, सॉरी ऊपर सिग्मा है। तो E इक्वल कितना आ गया, E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। तो यहाँ क्यू सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन यहाँ रख दो, तो ई इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, अपॉन में कितना सिग्मा, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए सिग्मा, ठीक है, क्लियर है। क्यू इक्वल टू ए सिग्मा नॉट ए, ठीक है, जो भी समझाओ। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके बीच में,
इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब डिस्टेंस कितनी है, डी है, डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, e इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन ई, तो v इक्वल टू ई डी हो जाएगा, v इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, v इक्वल टू हो जाएगा e इंटू डी, तो e का मान रख दो यहाँ पे, तो v इक्वल टू हो जाएगा, e का मान कितना है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो कि यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युत तांक वाला माध्यम स्थित हो तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A, है ना, तो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। तो V इज इक्वल टू प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल कितना हो जाएगा, ED हो जाएगा, तो V इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, है ना, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और इंटू में कितना, D, इंटू में कितना, D हो गया। अभी मैं V मिल गया। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था C, तो प्लेटों के बीच समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो V का मान रखो Q अपॉन, इसका मान रखो Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू में कितना D, Q क्या होगा, कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो C स्क्वायर टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना D, यही क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गया। क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगा। क्लियर है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर, इजी था। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके बाद पोटेंशियल निकाला, फॉर्मूला लगा दिया। हमारा दिमाग कहाँ पे था, दिमाग था Q अपॉन V। किसी तरह हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, और फिर फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मेन चीज़ ये कह रहा है कि कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, बढ़ाया कैसे सकता है। तो भाई C अगर फॉर्मूले के देखें तो C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी अगर K का मान बढ़ाया जाए तो C का मान बढ़ जाएगा, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, A के यानी C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, आपका धारिता बढ़ जाएगा। थर्ड चीज़, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी अगर इनके प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दें, कम कर दें, तो भी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन तीनों चीज़ से धारिता क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर है, आया समझ में नहीं आया, नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। 43 हटाओ इसको, पक्का कंफर्म। समझ में आ रहा है ना, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, जो भी कमियां हो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसे ना भूलें, है ना, ये जरूर करते रहें, अपने फ्रेंडों से कहें, है ना, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें वॉच करें, देखें, बेनिफिट होगा उनको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध से संयुक्त परपथ परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा वोल्टेज कहाँ गया क्वेश्चन, वह
धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, कुछ पूछते हैं इसके अंदर। अब कह रहा है कि प्रेरकत्व, धारिता, प्रतिरोध, संयुक्त तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनको प्रेरकत्व ले लीजिए, प्रेरकत्व पता ही कुंडली है ना, और धारिता तथा प्रतिरोध ये है, और इसको हम लोगों ने किसी स्रोत के कर दे जोड़ दिया है ना। ये क्या है आपका V = V0 sin ओमेगा टी। तो अगर यहाँ से पोटेंशियल जा रहा है तो ये पोटेंशियल यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा उसको मैं बोल दे रहा हूँ VL, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा VC, और यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा VR होगा, और यहाँ पे करंट जो बह रही होगी वो क्या होगी I। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या फ्लो हो रहा होगा I। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो LCR है ये क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो माना प्रेरकत्व, कॉमा धारिता व प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग, आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होगे तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा अग्रगामी पश्चगामी के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया होगा, अग्रगामी और पश्चगामी के बारे में, क्योंकि अगर वो नहीं पता है तो आप इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम हम लोगों को पता होगा कि ये हो गया आई वाला, ये हो प्रतिरोध वाला, है ना, इसको मैंने आई कर दिया है ना। और आई प्रतिरोध के केस में, किसी केस में, प्रतिरोध के केस में जो I और V के बीच में जो कला होता है वो समान कला में होता है, यानी यहाँ पर जो होगा VR वो सेम होगा इसी डायरेक्शन में, और ये मैंने खींच दिया Y एक्सेस। ठीक है, तो मैंने I को किस पे लिया, X एक्सेस पे लिया, और VR और I में जो आपका कला डिफरेंस होता है, यानी फेज डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब समान कला में होता है। तो ये दोनों सेम में रहेंगे। अब इतना जान लीजिए कि जो VL है, ठीक है, प्रेरकत्व का, वो प्रेरकत्व के केस में, इस केस में प्रेरकत्व के केस में जो पोटेंशियल होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो धारा तो वही रहेगा, धारा सब में सेम बह रही है, तो पोटेंशियल क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी है, यानी यहाँ पर क्या होगा VL होगा, यहाँ पर क्या होगा VL होगा। अगर हम धारिता की बात करें तो इसके केस में, इस केस में जो इसका जो VC होगा, ठीक है, VC जो है वो इस केस में क्या होता है, धारिता के केस में क्या होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। किससे, धारा से। तो धारा से 90 डिग्री क्या है, पश्चगामी है, यानी यहाँ पर VC है, यहाँ पर क्या है VC है। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो मैंने समझाया। क्या समझाया मैंने कि प्रेरकत्व के केस में, जो जो VL है वो धारा से कितना है, 90 डिग्री अग्रगामी है, और धारिता केस में जो आपका VC है वो I से क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी है, और जो VR है वो I से क्या है, समान कला में है। तो ये आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एक ही केस डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, जब VL इज़ ग्रेटर देन VC। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ VL इज़ ग्रेटर देन VC। जो VL की वैल्यू है वो VC से क्या है, बड़ी है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ VL। ठीक है, तो ये आ गया VL, यहाँ पे आ गया VL। ठीक है, तो ये VL है, तो चूंकि ये VL बड़ा है तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा VL माइनस VC आएगा ऊपर की ओर। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, तो परिणामी किधर आएगा, ऊपर की ओर आएगा ना, VL माइनस VC। अब आप लोगों ने क्लास 11th में वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर इस तरफ A, इधर क्या है B है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो R होगा, वो अंडर रूट A² प्लस B² के बराबर होगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेम केस लेंगे। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट क्या हम मान ले रहे हैं, वी मान ले रहे हैं। रिजल्टेंट क्या हो गया है, वी। ये क्या है, इसका रिजल्टेंट वी है। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी एल माइनस वी सी की होल ऑफ स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? v इक्वल टू अंडर रूट वी एल माइनस वी सी और वी आर स्क्वायर। चलिए, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि इसको मैं ही रोक दे रहा हूँ, और आप लोगों को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वी एल क्या होता है, वी सी क्या होता है। तो वी एल इक्वल टू होता है, चूँकि वी एल इक्वल टू होता है एक्सएल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ की प्रतिघात, और वी सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी, जहाँ आपका ओमेगा क्या है, धारतीय प्रतिघात है, जहाँ ओमेगा क्या है, धारतीय प्रतिघात है। ठीक है, मेरा वीडियो चल रहा है, मुझे तो ये डर लगा था, पूरा लेक्चर में चला जाता हूँ, उधर बंद रहता है। ठीक है, चलिए, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखें, और ये तो पता ही है आप लोगों को वी, तो उसे कोई मतलब ही नहीं है, तो रख दीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो v इक्वल टू तुम्हारा जाएगा अंडर रूट वी एल को जाएगा तुम्हारा आई के स्थान पे क्या, एक्सएल, आई एक्सएल, ठीक है, आई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा तुम्हारा वी एल तुम्हारा आई एक्सएल माइनस आई एक्सी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर वी एल इक्वल टू आई एक्सएल आई एक्सी, अब सही है। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा, आई एक्सएल और यहाँ पे आई एक्सी, उसका कितना स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना जाएगा आई आर और उसका कितना स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने वो डायरेक्ट लिखा वो लिख दिया था मैंने। तो यहाँ वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपना आई कॉमन ले लें, तो आई कॉमन लेंगे तो आई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी क्यों स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा आई स्क्वायर और आर स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन ले तो वी इक्वल टू आई और अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी की होल ऑफ स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी की होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग लीव करते हैं, यहाँ पे आप एक्सएल, अब इसी को हम लोग यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, मैं यहाँ कर देता हूँ, एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है ओमेगा एल, और एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। ये दोनों यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आई अंडर रूट एक्सएल, एक्सएल के स्थान पे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी उसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसको समीकरण कर लो, फर्स्ट कर लो। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। तो ओम के नियम से v इक्वल कितना होता है आई आर, समीकरण, अगर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड कंपेयर करें, है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो प्रतिरोध के स्थान पे क्या आ रहा है, प्रतिरोध के स्थान पे आ रहा है आपका ये आ रहा है, और प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिरोधी तो है एक प्रकार का। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से प्रतिबाधा, यानी जिसको लोग Z बोलते हैं, प्रतिबाधा Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी की होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही हमको निकालना था प्रतिबाधा। क्लियर है? LCR परिपथ की प्रतिबाधा हमको निकालना था, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया, Z इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी की होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? और कुछ करना है? हाँ, और करना है वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर। ठीक है, अब वोल्टेज की बात करें तो ये हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फाई जो हम निकाल लें, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कलांतर बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कलांतर। तो यहाँ पे कलांतर कितना हो जाएगा, tan फाई। यहाँ पे आप हेडिंग डाल ऐसे एग्जाम में डाल लीजिएगा, वोल्टेज
व धारा के बीच कालांतर। उनको लगे कि हाँ भाई एक का आंसर दे दिया, अब सेकंड आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो tan फाई लंब आधार, ये लंब है, ये क्या है आधार है। लंब में क्या है VL माइनस VC, और बटे में क्या है VR, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे XL IXC चाहो तो और कर लो, IXL IXC अपॉन IR, आई कॉमन लेके कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो क्या बचेगा XL माइनस XC अपॉन कितना R, ये क्या आ गया tan फाई। और करना है तो भाई XL के स्थान पे ओमेगा L और XC के स्थान पे 1 अपॉन ओमेगा C, उसको कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या कहते हैं, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये क्या हो गया, कला आ गया किसमें, वोल्टेज व धारा के बीच में, वोल्टेज व धारा के बीच में कालांतर पूछा था। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। इसी में अनुनाद की कंडीशन होती है, चूँकि अनुनाद की कंडीशन पूछा नहीं है तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। तो बहुत कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंडीशन है कि जब ये बड़ा होगा ये कम होगा, बहुत चीज़ें हैं, है ना। इक्वल में रेजोनेंस की स्थिति होगी, अनुनाद की कंडीशन होगी, जब XL इक्वल टू XC होता है तब मैक्सिमम हमें करंट फ्लो होता है, मिलता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गया। अब जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, यानी अगर मैं बात करूँ 11 से लेके 16 तक, यानी टोटल 6 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 6 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका, कहाँ, रे ऑप्टिक्स में। कहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रे ऑप्टिक्स में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इसको बता दे रहा हूँ, और कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से मैं बना दूंगा, इसमें वीडियो में बना दूंगा, लेकिन उसको लास्ट में रखूँगा। क्यों, ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द रे ऑप्टिक्स चैप्टर, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के PYQ में उन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले से ही। तो मैं चाहूँगा कि अभी तो देखो टाइम है नहीं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग वहीं से ही उसको देख लें, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन है क्या, मैं यहाँ कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। भाई पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, वो हम लोगों ने जो म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R, इसका निगमन किया था, वो है रे ऑप्टिक्स में कर चुका हूँ मैं। फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है, यानी ये वाला 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F, ठीक है। ये वाला कह रहा है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रिज्म कोण के लिए ये डेल्टा M, ये आपका 12, 13, हम लोगों ने एक प्रूफ किया था, डेल्टा M इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू A, पतले लेंस के लिए, है ना। ये वाला मैंने प्रूफ किया था प्रिज्म में, पतले प्रिज्म के लिए, सॉरी। तो ये भी हो चुका है, ठीक है। ये कब आया था, जब हम लोगों ने N इज इक्वल टू किया था मैंने साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन साइन A/2, ठीक है। साइन A प्लस डेल्टा लिख दूँ क्या भाई, N इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2, इसको लेके आए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने कंडीशन रखी थी कि पतला, अगर प्रिज्म बहुत पतला हो, ठीक है, तब ये गायब हो गया था, ये गायब हो गया था, ये आपका आ गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको भी मैंने रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में PIQs में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद है 16, परावर्तन, परावर्तन दूरदर्शी, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यानी अगर उन रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस को देखें तो हम लोग लगभग 16 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं बना दूंगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा नहीं, इस वीडियोस में कंप्लीट में कर दूंगा, है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग उससे कर लें, ठीक है। अब हमारे पास बच रहे हैं क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। कितने बचे हैं, 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो मैं टाइम कितना हो गया, मैं देख रहा हूँ कितने घंटे की वीडियो बन गई, लगभग 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि बाकी जो 4 क्वेश्चन है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस करूँगा तो मेरे ख्याल से और बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
अपलोड कर देंगे। बाकी जो 6 हैं वो आप लोग कहाँ से करें, रे ऑप्टिक्स के PYQ से आप लोग उसको अपलोड कर लें। क्वेश्चन सामने मैंने लिख दिए, ठीक है। तो मैं आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस सही से समझ में आए होंगे। कहीं मिस्टेक हो, चाहे कहीं गलती हो, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें, कमेंट्स करें, ठीक है, कि सर आपने ये गलती की क्यों, क्योंकि गलतियों जब मुझे पता चलेगी तो मैं उसको सही करूँगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेहनत करते रहें, है ना, और अच्छा स्कोर गेन करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।